dear friends to the Creatrix channel. A very good evening to everybody. तो सबसे पहले मेरे भाई ये बताओ कैसे हैं सब लोग एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे? फेस्टिवल सीजन चल रहा है बट साथ की साथ पटाखे तो मेरे भाई हमारे कोर्स में भी फूट रहे हैं और बहुत ज्यादा फन चल रहा है। और आज का लेक्चर तो बेटा सब चीजें पलट के रख देगा, सब चीजें बदल के रख देगा। आप इतना बढ़िया तरीके से ना वेव प्रोपोगेशन समझने वाले हो कि मजा आ जाएगा, लिटरली आपको मजा आ जाएगा। इतना बढ़िया टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू एंजॉय लॉट। मैथमेटिकल भी होगा, कंसेप्चुअल भी होगा, न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। तो आज बहुत ज्यादा फन करने वाला है, बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। विजुअलाइजेशन नेक्स्ट लेवल जाने वाला है, विजुअलाइजेशन हमारा नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। तो इससे पहले कि स्टार्ट करें, सबसे पहले सब लोग एक काम कर दो मेरे भाई, लाइक बटन ठोक देना सबसे पहले, ठीक है? लाइक बटन ठोक देना क्योंकि अटेंडेंस मार्क करनी है। आप लोगों को यह बताना है कि सर प्रेजेंट है, हम प्रेजेंट हैं। और मेरे भाई शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर तो कर देना, शेयर सब लोगों से कर देना कि मेरे भाई आज गर्दा उड़ाने वाले हैं, आज मचाने वाले हैं, आज मचाने वाले हैं। इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा बच्चे बच्चे से, गांव में बच्चे बच्चे तक पता होना चाहिए कि अंकित सर लाइव आ चुके हैं और मेरे भाई गर्दा उड़ने वाला है। ये बात मालूम होनी चाहिए हर एक को, ये जगह जगह मालूम होनी चाहिए। आग लगा देना एकदम शेयर करके। जल्दी से सब लोग अपना स्टेटस सेट कर दो कि भाई लेक्चर इज नाउ लाइव, लेक्चर इज नाउ लाइव। लिंक डाल के व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह मेरे भाई एकदम आग लगा दो। जल्दी से आग लगा देना सब जगह और जल्दी से शेयर कर दो। ये सेशन शेयर कर दो, शेयर सब जगह हो जाना चाहिए। खासकर जो कॉलेज वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए मेरे भाई कंपलसरी है अपने कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर करना। जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है? चलो अब सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर माई फ्रेंड्स हु आर कमिंग टू दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। बट बिफोर आई इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड, हिट दैट रेड बटन फॉर सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन। घंटी बजा दो, चैनल की घंटी बजा देना। घंटी बजाओगे तो क्या होगा, जब जब मैं लाइव आऊंगा, जब जब मोबाइल की घंटी बजेगी और मेरा एक भी सेशन मिस नहीं होने वाला है, तो चैनल पे वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो और घंटी बजा दो। तो सबसे पहले मेरे भाई लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर माई फ्रेंड्स हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। माई डियर फ्रेंड्स, माई नेम इज अंकित गोयल. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have taught more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. ये तो हुई मेरे बारे में बात, लेकिन मेरे भाई मेरे बारे में तो आप लोग ज्यादातर लोग जानते हो, तो इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। बात ये हमारी फीलिंग क्या है, हमारी फीलिंग ये है मेरे भाई कि पावर सिस्टम को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। जो लोगों ने इमेजिन भी ना किया हो उससे ऊपर का कंटेंट हमें देखना है ना? जैसे कहते हैं ना, सुपर से भी ऊपर कंटेंट देना है, तो उतने लेवल का कंटेंट देना है। आप लोगों का इंटरेस्ट जगाना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आप लोगों का कंसेप्ट बनाना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और इस ही विजन के साथ मेरे भाई, इस ही विजन के साथ हम लोग ये लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे बता दो, सब लोग एंजॉय तो कर रहे हो ना जो लेक्चर्स आ रहे हैं? सब लोग एंजॉय कर रहे हो ना लेक्चर्स जो आ रहे हैं? जल्दी बताओ। अब देखो, अगर आप लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हो मेरे भाई, तो आपको ये वाला लिंक जरूर विजिट करना है, bit.ly/GATE-Live। सर ये लिंक क्या करता है? बेटा ये लिंक आपके लिए इंडिया का सबसे पहला गेट और ईएससी का वीडियो बुक है। ये वीडियो बुक क्या होता है? एक ऐसा पेज, एक ऐसी किताब जिसके अंदर सारे वीडियो पड़े हैं, जिसके अंदर सारे वीडियो पड़े हैं एंड साइड बाय साइड सारे नोट्स पड़े हैं। तो मेरे भाई इससे बेहतर क्या हो सकता है? जिस चीज के लिए आप लोग हजारों रुपए खर्च कर दिया करते थे, लाखों रुपए लगा देते थे, वो आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। ये लिंक तो सोते जगते ना सपने में भी आना चाहिए, सपने में भी आपके ये इमेज आनी चाहिए कि भैया bit.ly/GATE-Live पे जाना ही जाना है, नोट्स डाउनलोड करने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं, थ्योरी के लिए लेक्चर देखने हैं, सब कुछ एक जगह है। इंडिया की पहली वीडियो बुक, ठीक है? और ये है पेज मेरे स्पेशल क्लासेस का। और आप लोग जैसा जानते हो मेरी क्लासेस स्पेशल ही होती है मेरे भाई, तो स्पेशल क्लास तो एक्स्ट्रा स्पेशल होती है, स्पेशल क्लास तो एक्स्ट्रा स्पेशल होती है।
और जितनी आज तक ली है, जितनी भी ली है क्लासेस, सबका लिंक यहां पे मिलेगा, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर अरेंज मिलेगा। मेरे भाई मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अरेंजमेंट में बहुत बिलीव रखता है, ऑर्डर में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, तो रैंडम हैपहैजार्ड कुछ नहीं दूंगा, पहले बता रहा हूं, रैंडम हैपहैजार्ड कुछ नहीं होगा, सब कुछ वेल ऑर्डर्ड, वेल मैनर्ड, बढ़िया तरीके से अरेंज्ड होगा आप लोगों के लिए। तो ये लिंक सेव कर लेना, 2 लिंक आपकी लाइफलाइन है, आपकी लाइफलाइन है, ठीक है। चलो अब देखो, अगर प्लस पे आते हो तो प्लस पे तो मेरे भाई मैं कह रहा हूं यूट्यूब से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहां हम लोग कितना भी एंजॉय कर लें, कितना भी पढ़ लें, लेकिन प्लस पे वो क्लासरूम वाली फीलिंग रखी है, प्लस पे वो ऑफलाइन क्लासेस वाली फीलिंग रखी है, जहां टीचर साक्षात समझ आता है, दिखता है, इंटरैक्ट करता है, बात करता है, एक एक बात समझ आती है। उस लेवल के लेक्चर होते हैं, सिर्फ मेरे नहीं, मेरे जैसे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लेक्चर होते हैं। साथ साथ वहां मिलता है होमवर्क के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, हर संडे सारे बच्चों का टेस्ट होता है, और एक टेस्ट नहीं मल्टीपल टेस्ट होते हैं, मंडे से सैटरडे क्लास और संडे टेस्ट। इसके अलावा मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, मैराथन बैच, रैपिड रिवीजन बैच, सारे बैच एक साथ खुल जाते हैं। समझ रहे हो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एंटर किए और मर्जी है जिस बैच में जाके बैठ जाओ, मर्जी है, ऐसा माहौल है अनअकैडमी पे। अनअकैडमी ने एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, यानी इंडिया के टॉप टीचर सिर्फ टॉप बच्चों को नहीं, गली गली के कोने कोने के बच्चों को पढ़ाएंगे। ये चीज सफल करके दिखाई है अनअकैडमी ने, और ऐसा होता है प्लस पे। और आइकॉनिक में तो मेरे भाई नेक्स्ट लेवल है। आइकॉनिक मतलब ऐसा है ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। यहां प्लस के सारे बेनिफिट है, साथ साथ आपको मिलता है पर्सनल कोच। सर ये पर्सनल कोच क्या होता है? अब देखो, जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्सटर हैं, आप ये जानते हो वो हमेशा अपने कोच को याद करते हैं, क्योंकि उनका कोच उनके लाइफ में इतना तगड़ा रोल प्ले किया होता है ना, एक एक चीज उनको पर्सनली ट्रेन किया होता है। सेम चीज आपके साथ करेगा ये पर्सनल कोच, आपकी एक एक कमी को इंप्रूव करेगा। और बेटा जब आपकी कमियां एक एक करके कम होती जाएंगी ना, तो मार्क्स का ग्राफ ना एक्सपोनेंशियली फॉलो करेगा, मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। ये रोल है पर्सनल कोच का। आपके टेस्ट के रिजल्ट्स को देख के कहां लैकिंग हो, कहां इंप्रूवमेंट है, सब बताएगा। आपको यह भी बताएगा कि कैसे पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे सोना है, सारा शेड्यूल बनवाएगा। और स्टडी मटेरियल अलग से देंगे, स्टडी मटेरियल अलग से देंगे, थ्योरी और क्वेश्चन बैंक, और इंटरव्यू गाइडेंस बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं आइकॉनिक के अंदर। यानी अगर आज से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप खुद को देख सकते हो एक पीएसयू में या एक आईआईटी में या एक ईएससी ऑफिसर के रूप में। इस जर्नी में आपके साथ पूरे टाइम रहेगा आइकॉनिक। और अगर इसमें से कुछ भी पसंद आ रहा है, लग रहा है ना मचाना है और अफोर्ड कर सकते हो, तो मेरे साथ सेशन के एंड तक रहना, पूरी प्राइसिंग समझाऊंगा। बट प्राइसिंग कुछ भी हो, एक चीज हमेशा याद रखना कि आपको एक कोड लगाना है अंकित ESE, जिससे मिलेगा 10% डिस्काउंट। और इसके साथ साथ मेरी गाइडेंस में आ जाओगे ताकि बेस्ट वे में तैयारी कर पाओ, ठीक है। जॉब के साथ, कॉलेज के साथ, हर चीज के साथ आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि बहुत जल्द इसमें वीकेंड बैचेस ऐड करने वाले हैं, ठीक है। वीकेंड बैच भी ऐड करेंगे, चिंता मत करो। इतना रेवोल्यूशन ला देंगे ना मेरे भाई कि देखती रह जाएगी दुनिया। तो मेरे साथ बने रहना सेशन के एंड तक, प्राइसिंग समझा दूंगा। लेकिन कोड रट डालो और एक बार चैट में लिख डालो सारे के सारे, जल्दी से एक बार चैट में सबके सब बच्चे लिख दो अंकित ESE, बिना स्पेस बिना सर, अंकित ESE, बस अंकित ESE लिख डालो चैट के अंदर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो भैया ये आ गया हमारा रिकैप, है ना, जगमगाता हुआ हमारा रिकैप आ गया। क्या किया था लास्ट टाइम? लॉन्ग लाइन की डेरिवेशन कराई थी मैंने आपकी, लॉन्ग लाइन की डेरिवेशन कराई थी पूरी की पूरी, प्रोपोगेशन कांस्टेंट बताया था, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस बताया था, ABCD पैरामीटर मैंने आपको कराए थे। याद करो, हाइपरबॉलिक आया था, cos H गामा L, sin H गामा L, sin H गामा L, cos H गामा L, ये पैरामीटर्स में आए थे। बट बच्चों आज इसके आगे जाने वाले हैं, ठीक है। गणेश चिंता मत करो मेरे भाई, आज हो जाएगा जो तुम्हारा डाउट है। अब मेरे साथ आ जाओ, आप लोग नेक्स्ट लेवल की चीज सीखने वाले हो जो किताबों में भी नहीं मिलेगी। इसीलिए अब आपको बहुत केयरफुली मेरी एक एक बात सुननी है। अब जो सीखने जा रहे हो, ना किसी किताब में, ना किसी वीडियो लेक्चर सीरीज में, कहीं भी देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा
यहां और अभी के अभी मिलने वाला है। ठीक है, तो सब लोग एकदम जोश में आ जाओ, लाइक बटन हिट कर देना, शेयर कर देना, एकदम नेक्स्ट लेवल जाने वाले, एकदम नेक्स्ट लेवल जाने वाले मेरे भाई। चलो, अब वेव नेचर कैसे आता है? तो देखो क्या होता है कि जो वोल्टेज और करंट होते हैं लॉन्ग लाइन के अंदर मेरे भाई, वो वेव नेचर फॉलो करते हैं, वो एकदम वेव की तरह काम करते हैं। अब वेव की खासियत क्या होती है कि वेव स्पेस में और टाइम में दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी कि वेव के अंदर टाइम का भी टर्म होगा और स्पेस यानी डिस्टेंस का भी टर्म होगा। दोनों टर्म होने से ही बन सकती है वेव। सिर्फ स्पेस या सिर्फ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन से वेव नेचर नहीं आता, वेव नेचर नहीं आता। बात को समझो, वेव नेचर कब आता है? जब हम बात करते हैं स्पेस और टाइम दोनों की, स्पेस और टाइम दोनों की। अब देखो हम क्या जानते हैं, जो प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है वो होता है अल्फा प्लस जे बीटा। इसमें मैंने बताया भी था, अल्फा क्या होता है? एटेन्युएशन कांस्टेंट। और ये चीज आज और अच्छे से विजुअलाइज करोगे। एटेन्युएशन कांस्टेंट ये क्या कंट्रोल करता है? वेव का एम्पलीट्यूड। और बीटा क्या होता है? फेज कांस्टेंट। मैंने आपको यूनिट्स भी बताई थी, नेपियर पर मीटर और रेडियन पर मीटर, या नेपियर पर किलोमीटर और रेडियन पर किलोमीटर। तो इसको आज अच्छे से विजुअलाइज करोगे। अभी जब वेव देखोगे ना कैसे डिराइव होती है, तो अल्फा बीटा का मतलब समझ जाओगे। अब देखो मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास जो वोल्टेज की इक्वेशन आई थी वो कुछ ऐसे थी। ठीक है, C1 C2 हमने निकाल लिए थे, लेकिन सिंपल रखने के लिए अभी C1 C2 अवॉइड कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो C1 बाय ZC, अभी के लिए मैं C1 C2 की वैल्यू डालना अवॉइड कर रहा हूं। ध्यान देते जाना, बाद में डाल लेंगे। वैल्यू तो हमें पता ही है ना, वैल्यू तो हम बहुत अच्छे से जानते ही हैं मेरे भाई। क्या जानते हो? C1 आया था VR प्लस IR ZC बाय 2 और C2 आया था VR माइनस IR ZC बाय 2। आया थी कि नहीं भाई? यही वैल्यूज याद है कि उड़ गया? याद है कि गायब हो गया भाई? ऐसा तो नहीं हुआ ना वीकेंड आया तो पीछे का सारा कॉन्सेप्ट लेके चला गया है? दशहरे में रावण के साथ कॉन्सेप्ट तो नहीं चला दिए? कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं है? ये आया था। अब बात करते हैं इससे आगे की, इससे आगे की बात करते हैं। देखो ये वेव जब जाती है तो किधर जाती है? ये वेव जाती है बेटा सेंडिंग से रिसीविंग एंड। सही बात है, ये वेव जाती है सेंडिंग से रिसीविंग। तो मुझे क्या बात करनी है कि सेंडिंग से रिसीविंग जाना है। आप ये याद करो, जब ये डेरिवेशन हम लोगों ने परफॉर्म किया था तब हम आए थे रिसीविंग से सेंडिंग, हम आए थे रिसीविंग से सेंडिंग। मैंने x इक्वल टू 0 किसे माना था? रिसीविंग को। और x इक्वल टू L किसे माना था? सेंडिंग को। तो हम पहले तो ऐसे आए थे, देखो पहले हम लोग ऐसे आए थे, लेकिन अब मुझे ना ऐसे जाना है, ऐसे जाना है राइट में। समझ रहे हो? आई वॉन्ट टू गो राइट, आई वॉन्ट टू गो राइट। अब ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? मैं कहता हूं बेटा x की जगह माइनस एक्स रख दो, x की जगह माइनस एक्स रख दो। सर उससे क्या होगा? देखो जीरो तो जीरो रह गया, लेकिन जब आपने पहले ये बोला था कि ये x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू L है, एक 0 था एक L था। अगर L की जगह माइनस L रख दोगे, अगर L की जगह माइनस L रख दोगे तो पहले सेंडिंग एंड पड़ेगा और बाद में रिसीविंग एंड। पहले क्या पड़ेगा? सेंडिंग एंड, और बाद में क्या पड़ेगा? रिसीविंग एंड, क्योंकि माइनस L 0 से पहले आता है। माइनस L आपका 0 से पहले आता है। तो अगर आप वेव प्रोपगेशन देखना चाहते हो सोर्स से लोड की तरफ, यानी सेंडिंग से रिसीविंग की तरफ, तो आपको सेंडिंग पहले लेना पड़ेगा और रिसीविंग बाद में लेना पड़ेगा। अब डिंपल का बहुत बेहतरीन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है कि सर क्या शॉर्ट और मीडियम में वेव नेचर नहीं होता? तो मेरे भाई बहनों सब लोग सुनो, क्या होता है? मैंने बताया वेव नेचर के लिए दो वेरिएशन जरूरी हैं, डिस्टेंस और टाइम। अब जब आपने लंप कर दिया भैया तो डिस्टेंस का टर्म तो गायब हो गया, डिस्टेंस का टर्म तो गायब हो गया। बस क्या बचा? शॉर्ट और मीडियम में एक सेंडिंग एक रिसीविंग। बीच का क्या? बीच में ना तो आपने बात की 1 किलोमीटर पे क्या है, ना तो बात की 2 किलोमीटर पे क्या है। और जब डिस्टेंस का टर्म ही उड़ा दिया तो वेव नेचर कैसे पढ़ सकते हो?
वेव नेचर के लिए स्पेस और टाइम दोनों वेरिएशन चाहिए, दोनों वेरिएशन चाहिए। और स्पेस में वेरिएशन कब दिखेगा? जब आप बात करेंगे लॉन्ग लाइन की, जब आप बात करेंगे लॉन्ग लाइन की। नितेश मेरे भाई थोड़ा सब्र तो कर लो, आज के लेक्चर के एंड तक सब समझ आ जाएगा, गारंटीड है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो वोल्टेज क्या होगी। मैंने क्या किया ना, गामा की जगह मैं रख देता हूं, रुक जाओ पहले, अल्फा बीटा नहीं रख रहे। तो मैंने अभी जो आपको समझाया मैं वही काम कर रहा हूं, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा क्यों? टू शो propagation from sending to receiving end। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं S से R, S से लेके R, सेंडिंग से रिसीविंग तक प्रोपोगेशन दिखाने के लिए हमने क्या किया? हमने कर दिया x की जगह माइनस एक्स। अब देखो x की जगह माइनस एक्स किया तो वोल्टेज क्या हो गई? ये आ गई भाई, ये आ गई ना, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या होगा? Ix भी लिख देता हूं, देखते जाओ बेटा, अब जादू होगा, समझ रहे हो ना। अब ऐसी ऐसी चीजें खुलने लगेंगी जो कभी सोचे भी नहीं थे। अब मैं कहता हूं कि ना आप गामा को तोड़ लो यार, तोड़ लो अल्फा और जे बीटा में। अब ये मत कहना सर ये कैसे लिख दिया। अगर गामा अल्फा प्लस जे बीटा है तो e की पावर a प्लस बी इक्वल टू e की पावर a इंटू e की पावर b। समझ रहे हो ना? e की पावर a प्लस बी को ऐसे तोड़ सकते हो ना मेरे भाई, कि नहीं तोड़ सकते बताओ? अरे सर तोड़ सकते हैं, क्यों नहीं तोड़ सकते? इतना तो बेसिक मैथ्स जानते होगे मेरे भाई। चलिए सर यहां तक मान ली आपकी बात, लेकिन मेरे भाई मैंने एक चीज और बोली कि जब कभी वेव नेचर की बात होगी तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब आपको टाइम और स्पेस दोनों का वेरिएशन देखना पड़ेगा। अब यहां स्पेस तो नजर आ रहा है सर, टाइम तो गायब है। अरे मेरे भाई जब वोल्टेज और करंट साइनोसोइडल हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें टाइम तो होगा ही होगा। जब वोल्टेज और करंट साइनोसोइडल हैं तो टाइम तो होगा ही होगा। अब ध्यान दो, मैं कहता हूं सिंस V and I are AC or vary sinusoidally with time, तो हम क्या कर लेते हैं मेरे भाई, ये ध्यान देना, हम क्या कर देते हैं? हम ऐसा कर देते हैं, देखो साइनोसोइडल वेरिएशन को, साइनोसोइडल क्या होगी? या तो साइन ओमेगा टी या तो कॉस ओमेगा टी, साइन हो या फिर हो कॉस, उसको दिखाने का आसान तरीका है e की पावर j ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो e की पावर ना j वाली दोनों टर्म कंबाइन कर रहा हूं, समझ जाना, एक स्टेप स्किप करके डायरेक्ट लिख रहा हूं। e की पावर j ओमेगा टी लिखते तो मैंने j ओमेगा टी को कंबाइन कर दिया है मेरे भाई j वाले एक्सपोनेंशियल से। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? मैंने क्या कहा कि e की पावर j ओमेगा टी दिखाना पड़ेगा क्योंकि टाइम के साथ साइनोसोइडल वेरिएशन है। इस बात पे लाइक तो बनता है मेरे भाई, लाइक ठोक देना, लाइक तो बनता है इतनी बात पे, क्योंकि यहां तक आपकी कहानी अगर आ गई है तो आप काफी चीजें समझ चुके हो, बस अभी आपको रियलाइजेशन नहीं है, आपको मालूम नहीं है आप क्या सीख चुके हो। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है? सब लोग मेरे साथ हैं, अग्री करते हैं या नहीं करते हैं? जल्दी बताओ, यहां तक सब लोग अग्री कर रहे हो?
अरे नहीं भी करोगे तो भी यही होना है। तो ये बताओ समझ आया कि नहीं आया? अग्री करो मत करो, ये बताओ समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, जल्दी बताओ, समझ आ गया? समझ आ गया मेरे भाई? चलो अब आगे की बात करते हैं, अब आगे की बात करते हैं। देखो हम ये जानते हैं मेरे भाई, ये जो टर्म है ना, अभी मैं आपको बहुत बढ़िया बात समझाने वाला हूं। ये जो टर्म है इसे कहते हैं फॉरवर्ड मूविंग वेव, ये जिसमें माइनस वाली टर्म आ रही है, ठीक है। और ये जो टर्म है इसे कहते हैं बैकवर्ड मूविंग वेव, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? बैकवर्ड मूविंग वेव। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? क्यों कहते हैं, अब ये मैं आपको समझाता हूं। यहां ये चीज समझने के लिए ना आपको सिग्नल की एक बहुत बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि जब x t माइनस टी नॉट की बात करते हैं तो राइट शिफ्टिंग होती है। राइट शिफ्टिंग माने फॉरवर्ड मोशन। और जब x t प्लस टी नॉट की बात करते हैं तो लेफ्ट शिफ्टिंग होती है, यानी बैकवर्ड मोशन। तो ऐसे ही ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स का मतलब माइनस हो रहा है तो फॉरवर्ड या राइट शिफ्ट, और यहां प्लस हो रहा है तो लेफ्ट शिफ्ट या फिर बैकवर्ड। लेफ्ट शिफ्ट या फिर बैकवर्ड। राइट शिफ्ट का मतलब है सेंडिंग से रिसीविंग, सेंडिंग से रिसीविंग, और लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है रिसीविंग से सेंडिंग। अब मैं आपको दिखाता हूं फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूविंग वेव। देखो ये वाली जो वेव जा रही है इस पे एक बार ध्यान लगाना, ये आपको नजर आएगी कि सर ये है फॉरवर्ड वेव। फॉरवर्ड वेव समझ आ रहा है? ये वाली वेव आपकी लेफ्ट से राइट जा रही है, ये वाली वेव आपकी लेफ्ट से राइट जा रही है, दिख रहा है? समझ आ रहा है सब लोगों को? जल्दी से चैट या कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। फॉरवर्ड क्यों बोल रहा हूं? अगर इधर मेरे भाई सेंडिंग एंड है तो इधर है रिसीविंग, तो सेंडिंग से रिसीविंग चलती हुई दिख रही है, सेंडिंग से रिसीविंग चलती हुई दिख रही है, बहुत बढ़िया। अब मेरे भाई ये वाली वेव देखो, ये है बैकवर्ड वेव, ये है बैकवर्ड वेव। ये कहां चल रही है? ये चल रही है बेटा रिसीविंग से सेंडिंग, रिसीविंग से सेंडिंग। समझ आ रहा है? हो रहा है एकदम तगड़ा वाला विजुअलाइजेशन। क्यों भाई हो रहा है तगड़ा वाला विजुअलाइजेशन? सेंडिंग से रिसीविंग और रिसीविंग से सेंडिंग, रिसीविंग से सेंडिंग। अब मेरी बात पे ध्यान देना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। अब मैं कहता हूं x increases from sending to receiving, x increases from sending to receiving। अगर x बढ़ रहा है सेंडिंग से रिसीविंग तो e की पावर माइनस अल्फा एक्स घट रहा है। x अगर बढ़ेगा तो e की पावर माइनस अल्फा एक्स घटेगा। ऐसे ही देखो हम ये कहते हैं x decreases from receiving to sending, रिसीविंग से सेंडिंग आ रहे हैं तो x कम हो रहा है, x कम हो रहा है तो e की पावर अल्फा x भी कम होगा। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? x हमने लिया था सेंडिंग से रिसीविंग, तो सेंडिंग से रिसीविंग जाते हुए x बढ़ता है, या ये कह दो रिसीविंग से सेंडिंग आते हुए x घटता है, x घटता है। हर्षित का डाउट आ रहा है, हमने x लिया है सेंडिंग से रिसीविंग, तो रिसीविंग से सेंडिंग क्यों हो रहा है? रिसीविंग से सेंडिंग। हर्षित मुझे ये बताओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस किस तरफ होती है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस किस तरफ होती है? एक्स किस डायरेक्शन में बढ़ता है? राइट हैंड साइड बढ़ता है, मानते हो? तो क्या गाड़ी लेफ्ट नहीं जा सकती? मुझे बताओ, अगर एक्स डायरेक्शन राइट में है क्या गाड़ी लेफ्ट नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है मेरे भाई। एक्स एक्सिस राइट में डिफाइंड है, इसका इस बात से क्या लेना देना कि वेव राइट जा रही है या लेफ्ट? मैंने बोला है एक्स वेरिएबल लेफ्ट से राइट डिफाइंड है, लेकिन वेव है, एनर्जी है, इधर जाए या इधर आए, एनर्जी तो मर्जी से चलेगी ना। ये तो आप अपना साइन कन्वेंशन डिफाइन किए थे, एक्स जो है सेंडिंग से रिसीविंग जाएगा, एक्स। अब ध्यान दो, देखो ये वाली जो फॉरवर्ड वाली वेव है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये वाली जो आपकी फॉरवर्ड वाली वेव है और ये भी फॉरवर्ड वाली है,
तो अभी देखो आपने क्या बोला, अभी आपने क्या बोला कि भाई x बढ़ने से यानी सेंडिंग से रिसीविंग जाते हुए e की पावर माइनस अल्फा एक्स घटता है। अब ये देखो इसमें e की पावर माइनस अल्फा एक्स आ रहा है, e की पावर माइनस अल्फा एक्स आ रहा है। इसका मतलब है वेव का एम्पलीट्यूड रिड्यूस होगा, वेव का एम्पलीट्यूड रिड्यूस होगा, समझ रहे हो? तो हम क्या कहेंगे, वेव एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस। अब आप कहोगे सर वेव का एम्पलीट्यूड यहां घटते हुए तो नहीं दिख रहा, तो यहां एटेन्युएशन लिया नहीं है, यानी यहां पे क्या माना हुआ है, अल्फा 0 माना हुआ है, ठीक है। बट प्रैक्टिकली जब ये वेव आगे जाती है ना तो इसकी ये ऊंचाई कम होती जाती है, इसकी ये हाइट कम होती चली जाती है, समझ आया? अब देखो जो आपकी बैकवर्ड वेव है, जो आपकी बैकवर्ड वेव है उसमें दोनों में e की पावर प्लस अल्फा एक्स आ रहा है, ध्यान दो e की पावर प्लस अल्फा एक्स आ रहा है। अभी आपने बोला बैकवर्ड वेव में रिसीविंग से सेंडिंग आते हुए x घटता है, x घटता है तो e की पावर अल्फा एक्स घटता है। e की पावर अगर अल्फा एक्स घटेगा, e की पावर अगर अल्फा एक्स घटेगा तो वेव की वैल्यू घटेगी, वेव की वैल्यू घटेगी, समझ गए? यानी वेव सेंडिंग से रिसीविंग जाए या रिसीविंग से सेंडिंग, उसका एम्पलीट्यूड घटना ही घटना है, क्योंकि लाइन में है लॉसेस, लाइन के अंदर क्या पड़े हैं, लॉसेस। तो मेरे भाई ये बात पे मेरी ध्यान देना, अल्फा के कारण आपकी फॉरवर्ड वेव का एम्पलीट्यूड भी गिरता है और आपकी बैकवर्ड वेव का एम्पलीट्यूड भी गिरता है। कैसे मालूम चल रहा है, यहां से e की पावर माइनस अल्फा एक्स घट रहा है सेंडिंग से रिसीविंग, और e की पावर अल्फा एक्स घट रहा है रिसीविंग से सेंडिंग। जब ये टर्म घटेगी तो ओवरऑल वेव कम हो गई, इसीलिए इसको एटेन्युएशन कांस्टेंट बोलते हैं, इसीलिए इसको एटेन्युएशन कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि ये वेव के एम्पलीट्यूड को एटेन्युएट करता है या उसकी वैल्यू को रिड्यूस करता है। तो मेरे भाई मुझे बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं आया? यहां तक समझ आया? मैथमेटिकल, ग्राफिकल, हर तरह से मैंने आपको दिखाया कि वेव कैसे ट्रैवल करती है, वेव कैसे ट्रैवल करती है। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बता दो। समझ आया सब लोगों को? समझ आया? अब देखो वेव जो ट्रैवल कर रही है वो इस वजह से ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स और ओमेगा टी प्लस बीटा एक्स, मैंने यही बोला था, बीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैवर्सल ऑफ वेव। अल्फा एम्पलीट्यूड कंट्रोल कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में मोशन कौन करा रहा है, बीटा। एक्चुअल में मोशन कौन करा रहा है, बीटा। दिनेश कह रहे हैं कि डिस्टेंस कैसे कम हो रहा है। दिनेश मेरे भाई x जो है पोजीशन है, x जो है पोजीशन है, डिस्टेंस नहीं है। बात को समझो, सेंडिंग से रिसीविंग जाते हुए अगर पोजीशन बढ़ रही है तो उल्टे आते हुए पोजीशन कम होगी या नहीं होगी? होगी मेरे भाई। ओरिजिन से सीधे हाथ पे जाओ तो x बढ़ता है, उल्टे हाथ पे वापस आओ तो x कम होता है। समझ के देखो ना यार, ये एक लाइन है, ठीक है। इधर अगर x इंक्रीजिंग है तो इधर की तरफ तो x डिक्रीजिंग ही होगा ना, क्यों मेरे भाई? इसमें कितनी बड़ी बात है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होगा, अभी मैं आपको ये ग्राफ भी समझाता हूं। पहले ना आप फॉरवर्ड वाली वेव देखो, इस पे ध्यान दो। ये जो फॉरवर्ड वाली वेव है, तो मैं कहता हूं मेरे भाई v फॉरवर्ड बाय i फॉरवर्ड निकाल लो। ध्यान देना, v फॉरवर्ड बाय i फॉरवर्ड, v फॉरवर्ड बाय i फॉरवर्ड। तो देखो c1 इधर भी है, e की पावर माइनस अल्फा एक्स भी है, e की पावर j ओमेगा t भी है। तो मेरे भाई इन दोनों का रेशो कितना आया, zc। इन दोनों का रेशो कितना आया, zc। ऐसे ही मेरे भाई बैकवर्ड की बात कर लो। बैकवर्ड में क्या होता है, बैकवर्ड में क्या होता है, देखो C2 e की पावर अल्फा एक्स है, e की पावर j ओमेगा t प्लस बीटा एक्स है। यहां पे भी वही है, बस दो चीजें एक्स्ट्रा, एक माइनस साइन और एक ZC, माइनस साइन और ZC। यानी v बैकवर्ड बाय i बैकवर्ड इज माइनस ZC, इज माइनस ZC। बात समझ में आ रही है? यानी ZC या कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या है,
ये रेशो है ट्रैवलिंग वेव के वोल्टेज और करंट का। अब समझ आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का मतलब? इट इज द रेशो ऑफ ट्रैवलिंग वेव वोल्टेज एंड करंट, या ये कह दो इट इज द इंपीडेंस ऑफर्ड टू अ ट्रैवलिंग वेव। इट इज द इंपीडेंस ऑफर्ड टू अ ट्रैवलिंग वेव। चमका? चमका के नहीं चमका सभी लोगों को? बट आप कहोगे सर ये बैकवर्ड में माइनस साइन क्या बता रहा है? बैकवर्ड में बेटा माइनस साइन ये बता रहा है कि अगर वोल्टेज पॉजिटिव है बैकवर्ड की तो करंट नेगेटिव होगा, या वोल्टेज नेगेटिव है तो करंट पॉजिटिव होगा। यानी नेगेटिव या बैकवर्ड वाली वोल्टेज और करंट एक दूसरे से अपोजिट होंगे। बैकवर्ड वाले वोल्टेज और करंट एक दूसरे से अपोजिट होंगे। 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। तो मैं यहां पे क्या कहता हूं? VB एंड IB आर आउट ऑफ फेज, आर आउट ऑफ फेज। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हां, दोनों में अपोजिट फेज होगा या 180 डिग्री का शिफ्ट होगा। अब बात ये आती है, चलो सर ये तो समझ आया, पहले ये बताओ वेव होती क्या है? मेरे भाई वेव का मतलब है एनर्जी। वेव का मतलब है एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इज कॉल्ड एज अ वेव, इज कॉल्ड एज अ वेव। तो भैया सेंडिंग से रिसीविंग समझ आ रहा है, सोर्स से लोड जा रही है एनर्जी, लेकिन ये रिसीविंग से सेंडिंग आने वाली वेव कौन सी है? ये रिसीविंग से सेंडिंग आने वाली वेव कौन सी है? ये है रिफ्लेक्टेड। देखो ध्यान से देखना ये एनिमेशन, ये गई टकराई वापस आई, ठीक है, ये गई टकराई वापस आई, तो वापस जब आ रही है तो है रिफ्लेक्टेड, जब जा रही है तो क्या है? इंसिडेंट। समझ गए? इसीलिए वेव नेचर की बात होती है, इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड है। गई तो इंसिडेंट, आई तो रिफ्लेक्टेड। तो इस टाइप से देखो दो वेव चल रही हैं, ये इंसिडेंट दिख रही है, ऐसे रिफ्लेक्टेड दिख रही है, ठीक है। लेकिन जब ये दो वेव एक साथ सुपर इंपोज हो जाती हैं तो उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। क्या कहते हैं? स्टैंडिंग वेव। यानी अगर ये नीले वाली लाइन देखोगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं वेव चल रही है, ठीक है, ये लगेगा ही नहीं वेव चल रही है। आपको क्या लगेगा? हर पॉइंट की वोल्टेज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे मूव कर रही है। द वेव इज नॉट एक्चुअली ट्रैवलिंग। तो ऐसा ही होता है ट्रांसमिशन लाइन में। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर एक्चुअल में ये मोशन है, एक्चुअल में ये मोशन है कि जितने भी पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना, जितने भी पॉइंट है लाइन पे उनका करंट और वोल्टेज बदलता रहता है, बदलता रहता है, तो वो बन जाती है स्टैंडिंग वेव। एक्चुअल में हमने स्टैंडिंग वेव को दो भाग में बांटा है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये आपको बहुत हल्की दिख रही होगी वेव एक्चुअल में नीली वाली जो है, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना। एक इंसिडेंट आगे चल रही है, रिफ्लेक्टेड वापस आ रही है, दोनों का रिजल्टेंट है स्टैंडिंग वेव। क्योंकि देखो हर पॉइंट पे वोल्टेज और करंट साइनोसॉइडल है, तो उनकी वैल्यू बदलेगी तो है ही, बट उस वैल्यू को आपने दो पार्ट में तोड़ दिया, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। ठीक है नितेश मेरे भाई, अब समझ आया कि नहीं आया? प्रोपोगेशन कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस अब समझ में आया? अब समझ में आया? अगर अब भी समझ नहीं आया तो मेरे भाई लेक्चर रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सारे भेद खोल दिए हैं इसके। चलो अब वेव नेचर पे आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये तो समझ आ गया कि इनका रेशो क्या आता है, इनका रेशो आता है ZC। तो मैं यही बोलता हूं, देखो अब मान लो कि एक ट्रांसमिशन लाइन है जो कि है ZL से टर्मिनेटेड, यानी जो खत्म हो रही है किसमें? ZL में। अब देखो यहां पे क्या होगा, मेरी बात पे ध्यान देना। मैं कहता हूं KVL के हिसाब से VR इज इक्वल टू IR इंटू ZL। तो इससे C1 क्या हो गया? VR प्लस IR, ZC/2 था ना, तो ये हो गया IR
ZL प्लस ZC बाय 2। आज मजा आ रहा है भाई सबको? ये वेव नेचर मैंने आज तक खुद भी कभी ऐसे नहीं पढ़ाया है, तो मैं आप लोगों के लिए रोज यही सोचता हूं कि कैसे एकदम चीजों को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो ये आ गए आपके कांस्टेंट, ठीक है। ये आ गए आपके कांस्टेंट्स जो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव भी किए थे। अब देखो मेरे भाई, मैं ये कहता हूं, सिंपल सिंपल लिख देता हूं, V1 ये VF हो गया, और एक बार ना वेव नेचर दोबारा पढ़ेंगे जब सर्जेस पढ़ेंगे। सर्जेस में भी बहुत अच्छे से वेव नेचर दोबारा बताऊंगा। और यहां एक माइनस साइन भी एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। अब राज का पॉइंट है, सर अगर एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट होके आ गई तो एनर्जी लोड को कैसे मिली? अब ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर समझ पाओ तो बहुत बढ़िया, वरना इग्नोर करके आगे चले जाना, ठीक है। देखो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो प्रोडक्ट क्या आया? पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रोडक्ट क्या आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। स्टैंडिंग वेव में हर पॉइंट का जो एम्पलीट्यूड है वो पोजीशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। किसी पोजीशन पे हमेशा ही वोल्टेज 0 मिलेगा। तो आदेश बिल्कुल सही बात है ना, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वोल्टेज मिलेगा, बट कोई पॉइंट ऐसे होते हैं जहां एम्पलीट्यूड हमेशा 0 हो जाता है, जहां एम्पलीट्यूड हमेशा 0 हो जाता है। ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं, ऐसे भी पॉइंट होते हैं। देखो क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऐसे बनता है, देखो साइन ओमेगा टी साइन बीटा एक्स। अगर साइन बीटा एक्स 0 हो गया तो ओमेगा टी कितना भी बदल लेना, आपकी वेव के अंदर एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा? 0। वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन ऐसे ही होती है, जैसे कॉस ओमेगा टी कॉस बीटा एक्स, साइन ओमेगा टी साइन बीटा एक्स। तो अगर ऐसा हुआ मेरे भाई, तो अगर ये बीटा एक्स वाला जो साइन या कॉस है ये 0 हो गया, तो साथ में ओमेगा टी कितना भी बदलता रहे क्या फर्क पड़ेगा? अब ध्यान दो, जो क्वेश्चन था कि एनर्जी अगर वापस आ रही है तो लोड को कैसे मिल रही है, अब ध्यान देना। देखो ये जो फॉरवर्ड वेव है ये सेंडिंग से रिसीविंग जा रही है, इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, यानी पावर भी पॉजिटिव है, तो पावर भी किधर जा रही है? सेंडिंग से रिसीविंग। रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है रिसीविंग से सेंडिंग, लेकिन इसका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो वेव आ रही है रिसीविंग से सेंडिंग, लेकिन पावर नेगेटिव है, यानी पावर अभी भी किधर जा रही है? सेंडिंग से रिसीविंग। समझ आया? अगर आपकी वेव रिसीविंग से सेंडिंग आ रही है लेकिन उसकी पावर नेगेटिव आ गई, तो पावर अभी भी किधर आ रही है? सेंडिंग से रिसीविंग, सेंडिंग से रिसीविंग। वेव तो रिसीविंग से सेंडिंग आई, लेकिन पावर नेगेटिव बनी, तो पावर उल्टी जाएगी, सेंडिंग से रिसीविंग। समझ गए? तो पावर तो चाहे फॉरवर्ड वेव की देख लो चाहे बैकवर्ड वेव की देख लो, पावर आपकी सेंडिंग से रिसीविंग ही जा रही है, ठीक है। चलो अब देखो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या है। इट इज द इंपीडेंस ऑफर्ड टू द ट्रैवलिंग वेव इन अ ट्रांसमिशन लाइन। ये मैंने अभी बताया, आपको प्रूफ किया। फॉरवर्ड और बैकवर्ड के वोल्टेज करंट का रेशियो था ZC। अब मैं दूसरा एक डेफिनेशन देता हूं, देखो अब दूसरा डेफिनेशन मैं ये देता हूं कि अगर ZL हो गया ZC, देखो अगर ZL हो गया ZC, अगर इफ लिखा है इफ, तो ZL और ZC बराबर हुए तो C2 0 हो गया, यानी ना तो कोई बैकवर्ड वोल्टेज ना करंट। तो मैं ये कहता हूं ZC की दूसरी डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ लोड इंपीडेंस एट विच देयर इज नो रिफ्लेक्शन, देयर इज नो रिफ्लेक्शन, ठीक है।
तो उसे भी कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। तो जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना, देखो जैसे ये वेव आगे जा रही है, ये आगे ही आगे चलती रहेगी, ये आगे ही आगे चलती रहेगी। अच्छा देखो, अब यहां पे ना एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो अगर जेन्युइनली नॉलेज लेना चाहते हो। नहीं लेना चाहते हो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाना। सुनो मेरी बात, आप सबसे पहले मुझे बताओ, कोई भी वेव रिफ्लेक्ट क्यों होती है? कोई भी वेव रिफ्लेक्ट कब होती है? कब होती है? जल्दी बताओ। आस्तिक अर्थ सही तो है, अगर ZL ZC है तो मैक्सिमम पावर मिल गया ना। रिफ्लेक्शन है ही नहीं, रिफ्लेक्शन है ही नहीं। जब रिफ्लेक्शन है ही नहीं तो पावर तो लोड ने सारी एब्जॉर्ब कर डाली, पावर तो लोड ने सारी एब्जॉर्ब कर डाली। तो कोई भी वेव रिफ्लेक्ट तब होती है मेरे भाई जब उसका मीडियम बदलता है, जब उसका मीडियम बदलता है, यानी जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। अब वेव मीडियम कैसे जज करती है? यहां ट्रांसमिशन लाइन में वेव को मीडियम कैसे समझ आता है? ट्रांसमिशन लाइन के लिए मीडियम है ZC। ट्रांसमिशन लाइन, या ये कह दो वेव इन ट्रांसमिशन लाइन कैरेक्टराइजेज a medium, characterizes a medium by its ZC। अब जब आपने ZL भी ZC कर दिया तो मीडियम तो बदला ही नहीं, रिफ्लेक्शन कैसे मेरे भाई? अगर ZL और ZC बराबर हैं तो देयर इज नो चेंज ऑफ मीडियम, देयर इज नो चेंज ऑफ मीडियम। अवनीश कह रहे हैं रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्रैक्ट होती है। मेरे भाई अगर थोड़ी सी फिजिक्स तुमने पढ़ ली होती तो तुम्हें यह पता होता कि जब भी कोई वेव का मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्ट तो होती है, बट उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है। समझ गए? यही तो बात है मेरे भाई। ठीक है, तो वेव जब ही रिफ्लेक्ट होती है, जब ही रिफ्लेक्ट होती है जब मीडियम चेंज होता है, जब मीडियम चेंज होता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वेव मीडियम को कैसे पहचानती है? उसके ZC से। वेव के हिसाब से मीडियम क्या है? ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। तो अगर ZL और ZC बराबर हो गए तो मीडियम तो कभी बदला नहीं, और मीडियम बदला नहीं तो रिफ्लेक्शन भी आएगा नहीं। समझ गए? If ZL equal to ZC, there is no change of medium and hence no reflection. ऐसी लाइन को कहते हैं इनफाइनाइट लाइन। ऐसी लाइन को कहा जाता है इनफाइनाइट लाइन। अब आप कहोगे सर इनफाइनाइट क्यों कहा? जैसे देखो सोनार होता है, रेडार होता है, ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये वेव को भेजते हैं, वेव जहां से टकरा के आती है ये समझ जाते हैं वहां ऑब्जेक्ट है। वेव जहां से टकरा के आती है ये समझ जाते हैं वहां ऑब्जेक्ट है। अगर वेव टकरा के आई नहीं, अगर वेव टकरा के आई नहीं तो माने कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। और मेरे भाई ट्रांसमिशन लाइन में अगर वेव रिफ्लेक्ट नहीं हुई माने रिसीविंग एंड ही नहीं है, माने रिसीविंग एंड ही नहीं है, या उसकी लेंथ क्या मान ली जाएगी? इनफाइनाइट। क्योंकि मैं कहूंगा ट्रांसमिशन लाइन में वेव रिफ्लेक्ट कहां से होगी? रिसीविंग एंड से। अगर वेव रिफ्लेक्ट नहीं हुई, अगर वेव रिफ्लेक्ट नहीं हुई माने रिसीविंग एंड नहीं है। और रिसीविंग एंड कब नहीं होगा? जब लाइन की लेंथ बनेगी इनफाइनाइट, जब लाइन की लेंथ बनेगी इनफाइनाइट। समझ आया इनफाइनाइट लाइन का कॉन्सेप्ट? समझ में आया? अगर वेव का रिफ्लेक्शन ना आए तो भेजने वाले को ऐसे लगता है कि लाइन की लेंथ क्या है? इन्फिनिटी, क्योंकि वेव लौट के नहीं आई, तो इसे कहते हैं इनफाइनाइट लाइन। चलो अब देखो क्या होता है, हमने वेव नेचर पूरा पढ़ लिया। वेव नेचर इतना ही जानने के लिए था, आगे कुछ और पैरामीटर आते हैं लाइन के, लेकिन आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए नहीं। अभी आपको यह समझ आ गया वेव कैसे चलती है एक लाइन के अंदर। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना। क्या होता है, अभी तक हमने सर्किट नहीं बनाया, अभी तक हमने लॉन्ग लाइन का सर्किट नहीं बनाया, उसके ABCD पैरामीटर निकाल लिए थे किससे? डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब सर्किट बनाना चाहता हूं। यह सर्किट ऐसा है
जिसके जो z डैश और y डैश है ना, ये हाइपोथेटिकल पैरामीटर है। ये ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि आपके पैरामीटर ABCD पैरामीटर सही दे दें। ये मत समझना ये लाइन की इंपीडेंस या एडमिटेंस है, दोबारा से सुन लो, ये मत समझना ये लाइन की इंपीडेंस या एडमिटेंस है। ये क्या है मेरे भाई, ये ऐसे पैरामीटर्स हैं, ये ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि आपके ABCD पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करवा दें, सेटिस्फाई करवा दें। अब आपने ABCD पैरामीटर क्या निकाले थे, cos h गामा l, ZC sin h गामा l, 1/ZC sin h गामा l और cos h गामा l। तो मैं तो मेरे भाई बस इतना कहता हूं कि अगर दोनों के पैरामीटर बराबर हैं, दोनों के पैरामीटर बराबर हैं, तो आपके इक्विवेलेंट पाई के क्या होंगे, ये होंगे। क्योंकि आप पाई के तो निकालना सीख ही चुके हो ना ऑलरेडी, मैं बता चुका हूं नॉमिनल पाई वाले, लेकिन ये इक्विवेलेंट पाई है। तो पाई है ना, पैरामीटर तो सेम ही वैल्यूज के आएंगे, बस y z की जगह y डैश z डैश आ जाएगा, y डैश y z की जगह y डैश z डैश आ जाएगा। तो अब मैं कह रहा हूं ये जो सर्किट है, ये एक ऐसा सर्किट है जो आपको वही पैरामीटर दे जो बेटा आपने डिफरेंशियल इक्वेशन से निकाले थे, वही पैरामीटर आने चाहिए जो आपने डिफरेंशियल से निकाले थे। तब ये सर्किट कहेगा कि भैया मैं सर्किट हूं लॉन्ग लाइन का, कि मैं जो सर्किट हूं मैं भी वही काम कर रहा हूं जो एक लॉन्ग लाइन कर रही है। अगर दोनों के पैरामीटर सेम आ गए, दोनों के पैरामीटर सेम आ गए, अब दोनों का बी कंपेयर कर लो, बी कंपेयर कर लो ZC sin h गामा l, और दोनों का अगर A कंपेयर करोगे, A या D अगर कंपेयर करोगे cos h गामा l, समझ आया? देखो ये एक्चुअल में इंपीडेंस एडमिटेंस नहीं है मेरे भाई, ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको वही ABCD पैरामीटर दे दें जो आपने लॉन्ग लाइन के डिराइव किए थे, लॉन्ग लाइन के डिराइव किए थे। ठीक है, बात क्लियर है? आस्तिकर ZC लाइन इंपीडेंस नहीं होता ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ZC एक हाइपोथेटिकल इंपीडेंस है which does not actually exist। अब ऐसे देखो इक्विवेलेंट टी मॉडल, इक्विवेलेंट टी मॉडल, ये एक ऐसा टी मॉडल है, ये एक ऐसा टी मॉडल है जो कि आपको वही पैरामीटर दे दे जो आपने लॉन्ग लाइन के निकाले हुए हैं। अगेन मैं यही बोलता हूं, दीज आर हाइपोथेटिकल पैरामीटर्स। फिर से आप वही बात करोगे भाई कि लॉन्ग लाइन के अंदर पैरामीटर सर हमें मालूम है cos h गामा l, ZC sin h गामा l, 1/ZC sin h गामा l, ठीक है। क्यों भाई आज मजा आया एकदम नेक्स्ट लेवल का सब लोगों को? बताओ जल्दी से। ये वाले पैरामीटर थे ना टी मॉडल के, अब कहां से कंपेयर करना शुरू करें, कहां से कंपेयर करना शुरू करें मेरे भाई? सी से कंपेयर करो, सी से कंपेयर करो, सी से कंपेयर करोगे तो y डैश आएगा 1/ZC sin h गामा l, और मेरे भाई 1 + y डैश z डैश बाय 2 आएगा cos h गामा l, जिससे कि z डैश बाय 2 हो जाएगा ये आ जाएगा साइन h गामा l, साइन h गामा l। समझ गए? तो इसमें रट के कुछ नहीं जाना। देखो अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या है, आपको पैरामीटर टी और पाई के भी पता है और लॉन्ग लाइन के भी पता है, बस कंपेयर कर लेना, खत्म हो जाएगा। बस आपको कंपेयर करना रहेगा लॉन्ग लाइन और टी और पाई को। अब आप कहोगे सर टी और पाई तो नॉमिनल में भी पढ़े हैं,
नॉमिनल में भी पढ़े हैं, तो ये इक्विवेलेंट और नॉमिनल में क्या फर्क है, इक्विवेलेंट और नॉमिनल में क्या फर्क है। देखो नॉमिनल के अंदर जो Z और Y होते हैं वो एक्चुअल इंपीडेंस और एडमिटेंस होते हैं, यहां पे ये हाइपोथेटिकल है, यहां पे ये हाइपोथेटिकल है। दूसरी बात, नॉमिनल T और पाई के पैरामीटर सेम नहीं होते, लेकिन यहां दोनों के पैरामीटर किसके बराबर हैं, लॉन्ग लाइन के बराबर है, लॉन्ग लाइन के बराबर है। जब दो पैरामीटर बराबर हो गए, दो सर्किट के पैरामीटर बराबर हो गए, तो सर्किट हो गए सेम, सर्किट क्या हो गए, सेम। तो इक्विवेलेंट T और पाई को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो बाय स्टार डेल्टा, बाय स्टार डेल्टा, लेकिन नॉमिनल T और पाई को नहीं कर सकते। इक्विवेलेंट T and pi can be converted to each other by star delta conversion, but not nominal T and pi. Equivalent T and pi have the same parameters. That means they have the same circuit, and nominal T and pi have different parameters, so they belong to different circuit. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो अब अप्रोक्सीमेट पे आते हैं। अब अप्रोक्सीमेट में क्या करते हैं मेरे भाई, इसको ना ऐसे अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, आगे की टर्म छोड़ देते हैं। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो गामा था, है ना, यही था। देखो अब आप कहोगे सर ये कैपिटल और स्मॉल में क्या फर्क है, स्मॉल वाले हैं पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल वाले हैं टोटल वैल्यूज, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ऐसे देखो साइन एच गामा एल में भी दो टर्म्स ले ली। अब देखो गामा स्क्वायर एल स्क्वायर अभी आपने निकाला है, वाई जेड आता है, गामा स्क्वायर एल स्क्वायर अभी आपने प्रूव किया है, वाई जेड आता है, ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको ये पता है बेटा कि ए और डी क्या होते हैं, कॉस एच गामा एल, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 1 प्लस वाई जेड बाई 2, ठीक है। और फिर बी होता है हमारा जेड सी साइन एच गामा एल, जेड सी होता है रूट ओवर जेड बाय वाई, साइन एच गामा एल कितना है, गामा एल, गामा माने रूट वाई जेड इंटू एल, 1 प्लस वाई जेड बाय 6, ठीक है। y से y कट गया, स्मॉल z इंटू एल हो गया कैपिटल Z, कैपिटल Z। अब c होता है 1 बाय जेड सी साइन एच गामा एल। अब देखो z से z कट गया, y इंटू एल हो गया कैपिटल Y। समझ में आ रही है ना बात। इसके लिए आपको ZC और गामा का वैल्यू पता होना चाहिए, ZC और गामा का। अब पैरामीटर क्या हो जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास आ जाते हैं अप्रोक्सीमेट पैरामीटर, जहां आप हाइपरबॉलिक से बच जाते हो। तो एग्जाम में आप ये पैरामीटर यूज भी कर सकते हो एग्जाम के अंदर, अगर हाइपरबॉलिक से बचना चाहते हो। अब आते हैं पर यूनिट पे, पर यूनिट पे। तो देखो ए अभी आपने क्या निकाला, 1 प्लस वाई जेड बाई 2। अब आप क्या लिख सकते हो, वाई पी यू इंटू वाई बेस, ठीक है। z को लिख सकते हो जेड पी यू इंटू जेड बेस,
अब देखो y बेस और z बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये कट जाते हैं। 1 प्लस वाई पी यू जेड पी यू बाई 2 यानी a पर यूनिट। इसी लॉजिक से d भी आ गया d पर यूनिट। लेकिन इतनी मेहनत की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली बोल सकता था कि भैया a और d यूनिट लेस होते हैं। अगर a और d यूनिट लेस होते हैं तो ये तो बाय डिफॉल्ट पर यूनिट में, पर यूनिट का काम ही ये होता है टू मेक अ क्वांटिटी यूनिट लेस। a और d बाय डिफॉल्ट यूनिट लेस हैं, तो उनकी एक्चुअल वैल्यू और पर यूनिट वैल्यू सेम आती है। अब देखो b क्या होता है, z इंटू 1 प्लस वाई जेड बाई 6। अब देखो वाई जेड को तो अभी आपने प्रूफ किया है ना, वाई पी यू इंटू जेड पी यू होते हैं। अभी आपने ये प्रूफ किया है कि y इंटू जेड जहां आता है वहां वाई पी यू इंटू जेड पी यू भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बना, ये हो गया बी पी यू। और देखो लॉजिकल है भाई, लॉजिकल है। b की यूनिट ओम होती है, तो b को पर यूनिट में डिवाइड बनाने के लिए z बेस से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर b की यूनिट ओम से, तो उसमें pu में आने के लिए z बेस से डिवाइड करोगे। अब c की यूनिट सीमेंस है, तो उसमें पर यूनिट में आने के लिए z बेस से मल्टीप्लाई करोगे। c की यूनिट सीमेंस है, तो पर यूनिट में आने के लिए z बेस से मल्टीप्लाई करोगे। और लास्ट हम लोग आते हैं, आज का लास्ट टॉपिक, कॉम्प्लेक्स एबीसीडी पैरामीटर। तो क्या होता है ना, देखो जो a होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको हम लिखते हैं मॉड a एंगल अल्फा। ये मॉड a हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 रहता है, अल्फा आपका रहता है 0 डिग्री से 3 डिग्री के बीच। b भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको लिखते हैं मॉड b एंगल बीटा। ये जो बीटा होता है ना 60 डिग्री से 90 डिग्री तक वेरी करता है। ज्यादातर यूजुअली बीटा इज इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा इज द इंपीडेंस एंगल। इसीलिए मैंने इसकी रेंज बता दी आपको 60 से 90। ऐसे c को लिखते हैं मॉड c एंगल गामा, मॉड c एंगल गामा। तो मॉड c जो चलता है ना ये 10 की पावर -5 में चलता है, और गामा अप्रोक्सीमेटली चलता है 90 डिग्री पे। ऐसे d को लिखते हैं मॉड d एंगल डेल्टा, बट यूजुअली d इज इक्वल टू a। ज्यादातर तो d और a बराबर ही होते हैं, ज्यादातर तो d और a बराबर ही होते हैं, क्योंकि लाइन क्या होती है, सिमेट्रिक। समझ आया? तो ये रेंज मैंने आपको क्यों बताई है, पहली बात तो ये सारे पैरामीटर यूज होंगे पावर निकालने में, और दूसरी बात एग्जाम में जब कभी पैरामीटर निकालो तो इस रेंज से जज कर सकते हो क्या आपका पैरामीटर सही आया है या नहीं आया है, सही आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ। अब देखो मेरे भाई आज के लिए इतना ही था, कल मैं आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग लाइन पे। अब आपको अगर मेरे और लेक्चर देखने तो आप यहां देख सकते हो tinyurl.com/ankit ESE। इस पे आपको मेरे सारे सब्जेक्ट वाइज अरेंज मिल जाएंगे लेक्चर, और चैप्टर बाय चैप्टर मिलेंगे सब्जेक्ट्स के अंदर। तो पावर सिस्टम जल्दी निपटाना है तो पावर सिस्टम यहां भी अवेलेबल है पावर सिस्टम के अंडर। और इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन, सारी थ्योरी, सब कुछ मिलेगा। आप बस सर्च कर लो, तो यहां पे आपको सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट, कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में, लेकिन सब्जेक्ट सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, और कल हम लोग करेंगे डीपीपी सेशन इस टॉपिक का, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग का, कल डीपीपी लगाने वाले हैं। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था प्लस पे आते हो तो क्या होता है, प्लस पे मेरे भाई सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर, सारे एकदम तोड़ू एजुकेटर, अपने अपने सब्जेक्ट के लेजेंड्स,
आपको लाइव पढ़ाते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं, आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस भी देते हैं, आपका हर संडे टेस्ट भी लेते हैं। तो जब इतना अटेंशन आपको कोई टीचर देगा तो मेरे भाई आपका सब्जेक्ट का लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल जाएगा। फिर चाहे गेट दे दो, चाहे ईएससी, चाहे सीएससी, लेकिन आपकी रैंक आना पक्का है। तो प्लस का ये पावर है। साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी मिलते हैं, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, मैराथन बैच, और साथ साथ आपके सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं। तो इसका 12 मंथ का कॉस्ट सबसे सस्ता पड़ता है मेरे भाई, ओनली 27,000। बट कोड याद रखना, अंकित ईएससी, ये कोड आपको इमीडिएट 10% डिस्काउंट देगा। और अगर आप 6 मंथ्स और पढ़ना चाहते हो, यानी 2022 भी टारगेट करना चाहते हो, तो आप 34,000 में 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और अगर आप 2 साल पढ़ना चाहते हो तो मेरे भाई 5,000 और देके यूजिंग द कोड अंकित ईएससी यू कैन टेक 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। और आइकॉनिक में तो मैंने बताया एकदम नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट है, क्योंकि यहां आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ मिलता है एक पर्सनल कोच, जो कि आपको हर डिफिकल्टी में हर समय पे गाइड करेगा और आपकी रैंक बहुत बेहतरीन तरीके से लगवाएगा, आपकी हर वीकनेस को आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेगा। स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलेगा, थ्योरी और क्वेश्चन बैंक, इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाती है आइकॉनिक के अंदर। 12 मंथ का पड़ेगा 4500, बट कोड याद रखना, इमीडिएट 10% डिस्काउंट और मेरी गाइडेंस के लिए। और 24 मंथ्स का 54,000 यूजिंग द कोड अंकित ईएससी। इससे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो मेरी स्पेशल क्लासेस देखो, उससे क्रेडिट्स जो अर्न करोगे वो डिस्काउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। जितनी ज्यादा टाइम स्पेशल क्लासेस देखोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट ले पाओगे। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, तो आज ही ऐप डाउनलोड करके मुझे फॉलो कर लेना ताकि मेरी कोई लाइव क्लास मिस ना हो। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। ठीक है भाई, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। यहां आपको मेरे सारे नोट्स, लेक्चर नोटिफिकेशन सब मिल जाएगा, इस पे एक्टिव रहना। और ये हमारे अदर चैनल्स है। इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे अभी 8:30 बजे ओपैम्प का नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कराने वाला हूं। पाठशाला पे बेटा आपने देखा होगा एनिमेटेड वीडियो आते हैं एकदम तगड़े वाले। गेट क्वेश्चंस पे पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। और इसके अलावा तेलुगु के अंदर गेट और ईएससी की तैयारी करा रहे हैं। बाकी ब्रांच बाय ब्रांच के अपने फ्रेंड्स को बता देना, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस वाले भी चैनल्स को फॉलो कर लें। और जेई और एई एग्जाम के लिए एसएससी जेई और जीएस टर्मिनल नॉन टेक्निकल भी पूरा करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को बेटा लाइक करना कंपलसरी है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और इस चैनल पे लाल बटन दबा देना सब्सक्राइब वाला और बेल आइकन हिट कर देना। हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चारों तरफ आपको हल्ला मचाना है, आग लगा देनी है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और आपको बेस्ट कंटेंट मिले, जो चीज आप मांगो आपको मिले, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, दोनों मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो आपकी बेस्ट रैंक लग जाएगी और इंडिया के सभी स्टूडेंट्स को इस इनिशिएटिव का फायदा मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।